जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त होगा। बस आप सभी का अधिक से अधिक साथ चाहिए। क्या होता है कि जब कोई साथ जुड़ जाता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे मैं अभी क्या करता हूं कि आप सभी से जानते हैं कि पेपर कभी कभी टाइप करवा हो जाता है, अगर कोई कर देता है तो, और नहीं तो फ़ोटो खींच के ही पढ़ाना होता है। अगर आप साथ देंगे, 4 पैसे आने चालू होंगे तो मैं हमेशा और भी अच्छा कर सकता हूँ। जो टाइप करेगा उसको भी 4 पैसे देंगे तो वो बहुत ही आसानी से कर दिया करेगा। बाकी आप सबके ऊपर है। तो अब हम अपने क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है शिवालय। शिवालय शब्द में हमें बताना है संधि कौन सी है। देखिए 26 और 27 यानी 2 क्वेश्चन हैं जहाँ पर हमें संधि पढ़नी है। शिवालय, शिवालय में संधि कैसे जानेंगे? जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। तो शिवालय का संधि विच्छेद हम क्या करेंगे कि शिव धन आलय कर देंगे। क्या करेंगे? शिव धन आलय। क्या हो जाएगा? शिव धन आलय। तो देखिए यहाँ पे शिव यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण वा में क्या आ रहा है? वा में आ रहा है। फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? आ रहा है। तो इन दोनों आ को मिला के क्या हो जाता है? दीर्घ आ हो रहा है। क्या हो रहा है? दीर्घ आ हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर शिव धन आलय शब्द में दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन दीर्घ संधि क्या है? व्यंजन संधि, स्वर संधि? स्वर संधि के अंतर्गत आता है दीर्घ संधि। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? ऑप्शन में दिया गया है, देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब एक 5वीं संधि कौन सी वजह से होती है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। तो ये 5 संधियाँ क्या होती हैं? स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? देवधन इंद्र। देवेंद्र लिखा हुआ है। तो देवेंद्र शब्द का हमें यही देखना है कि देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसका पहले संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देवधन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवधन इंद्र। तो देवेंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? आ के बाद ई आ रही है। क्या आ रहा है? आ के बाद ई आ रही है। तो क्या हो रहा है? ए हो रहा है। आ कहाँ से? यहाँ देखिए देव, वा में आ है और इंद्र से क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो ये आ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है? संधि कौन सी है? तो यहाँ पर गुण संधि है। कौन सी संधि है? देवेंद्र में गुण संधि हो जाएगी। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, गुण संधि। और अगर देखें गुण संधि की परिभाषा क्या होती है, यदि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यदि आ या आ के बाद, क्या? यदि आ या आ के बाद ई उ री आए तो क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर ए हो जाएगा। आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाएगा, और आ के बाद अगर उ आता है तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद अगर री आएगा तो अर हो जाएगा। तो ये क्या होता है? क्या? गुण स्वर संधि के अंतर्गत। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देश है 28 और 29 क्वेश्चन। दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। हमें संधि विच्छेद पहचानना है। क्या है कि हमें संधि विच्छेद पहचानना है। हमें संधि विच्छेद पहचानना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि आगे और देख लेंगे। तीसरे ऑप्शन को यहाँ पर कर लेंगे तीसरा ऑप्शन, और यहाँ कर लेंगे
चौथा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन क्या बनाते हैं, निस्धन कपट। क्या ये सही है? आगे है अगला ऑप्शन है निह, विसर्ग लगा हुआ है, निधन चल। निधन चल बनाएंगे क्या हम, जो शब्द बनेगा निश्चल। क्या? निश्चल। निश्चल। तो आपको देखना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए निस्धन चल, निश्चल लगाया गया है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्या? यहाँ पर निह होता है यानी विसर्ग होगा, तो ऑप्शन हमारा ए गलत है। दूसरा है निस्धन अचल, तो यह भी हमारा क्या है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि निस्धन कपट, तो निष्कपट यानी तीसरा भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन निधन चल, क्या? निधन चल यानी तो हमारा निश्चल शब्द बना, जो कि हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप सभी बस साथ दीजिएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सनधन तोष संतोष, सनधन तोष संतोष और समधन तोष संतोष और समधन तोष संतोष। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो आपका सही है, इसका हमें चयन करना है। तो हमारा जो विकल्प सही है वह क्या हो जाएगा, समधन तोष होता है। क्या होता है? समधन तोष होता है, तो संतोष होता है। अब देखिए चौथे विकल्प में भी समधन तोष लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है और चौथे ऑप्शन में माँ में हलंत नहीं लगा हुआ है, इसलिए चौथा गलत है और तीसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब दो क्वेश्चनों को यहाँ पर भी देखना है, 30वां और 31वां। नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानना है। क्या? विलोम शब्द। अंत का विलोम क्या हो जाएगा, आदि, अग्र, इति या अपूर्ण। तो जो अंत है, अंत का विलोम क्या होगा, तो अंत का विलोम आदि हो जाएगा। अंत मतलब समाप्त करना, आदि मतलब शुरुआत करना। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आदि वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है गुप्त। क्या? गुप्त। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश, प्रकट, जागृत, निर्मल। तो गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। गुप्त मतलब कोई चीज़ छिपाना, प्रकट मतलब वो सामने को आना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए हुए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द। अब यहाँ पर 32वां क्वेश्चन और 33वां क्वेश्चन मुहावरा दिया गया होगा। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उस रिक्त स्थान की जगह पर जो शब्द आएगा उस शब्द को रख कर लिख कर उस मुहावरे को पूरा करना होता है। गंगा बहना, तो गंगा उल्टी गंगा बहना, सीधी गंगा बहना, टेढ़ी गंगा बहना या एक गंगा बहना। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या सुना होगा, क्या उल्टी गंगा बहना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि उल्टी गंगा बहना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है, काला अक्षर डैश बराबर। तो आप सभी ने बचपन में देखा होगा, शहरों में तो कम सुनने को मिला होगा, लेकिन गांव के बच्चों को अधिकतर सबको पता है क्या कि काला अक्षर डैश बराबर होना। गांव में कह देते हैं, बोल देते हैं कि काला अक्षर सुअर बराबर, काला अक्षर हाथी बराबर, काला अक्षर कुत्ता बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। तो कहावत है क्या कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है विनम्र लिखा हुआ है। अब विनम्र में आपको क्या बताना है, विनम्र में आपको बताना है विशेषण बताना है। विनम्र में 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 विशेषण बता
विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है। विनम्र में आपको विशेषण बताना है कौन सा विशेषण है। विनम्र दोषबोधक विशेषण, गुणविशक विशेषण, कालवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो क्या है विनम्र, क्या है किसी का गुण है, किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही विनम्र है। तो यहाँ पर गुण बोधक विशेषण हो जाएगा। आगे भी क्या है, आगे भी यही चीज़ बताना है, यानी यहाँ पर क्रिया से बना विशेषण पहचानना है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है जो क्रिया से बना हुआ है। दैविक, दैविक, भौतिक, तैराक या मौखिक। तो क्रिया क्या होती है, तैरना। क्रिया कौन सी है, तैरना हमारा क्रिया है। अब तैरना से हमारा क्या है, विशेषण बनाया गया है। कौन सा, तैरना से तैराक विशेषण बनाया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है, हमें बताना है। निशीथ का अर्थ है निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भानु या आधी रात। तो क्या है, निशीथ का अर्थ होता है आधी रात। क्या होता है, आधी रात होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। सब्ज बाग दिखाना का मुहावरा है, इसका हमें अर्थ बताना है। हिम्मत बांधना, धोखा देना, हरे भरे उद्योगों की सैर करना या झूठे वादे करना। तो क्या है राइट आंसर, झूठे वादे करना। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। क्या, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। इस वाक्य में मुहावरे है मेरी अक्ल चकराने लगी, तो इसका विकल्प क्या है, गुस्से से भरा होना या भर जाना, शर्मिंदा होना, कुछ समझ में ना आना या अनदेखा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, यानी कुछ समझ में ना आना। राइट आंसर क्या होगा कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मेरी अक्ल चकराने लगी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। प्राकृत भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, ब्रज भाषा थी या खड़ी बोली थी, यह आपको बताना है। तो सूरदास और नंददास की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। कैसी भाषा थी, ब्रज भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये कहावत आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इसका हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही है। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो देखिए क्या क्या था कि आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास, यानी आए थे किसी और कार्य को और करने लगे कोई और कार्य। तो इसमें क्या है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि किसी कार्य विशेष का की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अब हमें बताना क्या है कि डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं या नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं या देशों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं या पर्वतों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं, अपवाद अगर कोई हो तो उसे छोड़कर। जैसे क्या होता है, रेवती एक नक्षत्र है, भरणी एक नक्षत्र है, रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र आपने जरूर सुना होगा और अश्विनी नक्षत्र भी आपने सुना होगा, लेकिन रेवती और भरणी नहीं सुना होगा। तो क्या है, जो नक्षत्र होते हैं उनके नाम जो होते हैं वह हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। और वृक्षों के नाम, देशों के नाम या पर्वतों के नाम, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द
अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। हमें बताना है अंगना शब्द का समानार्थी क्या होगा। स्त्री, आंगन, पल्लू, गांव। तो अंगना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंगन हो जाएगा। देखिए अंगना स्त्री भी हो सकता है, आंगन, अंगना, आंगन ही लगा दीजिए। बाकी आपको अगर लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है। अंगना और आंगन में, अंगना स्त्री को शायद बोलते हैं, लेकिन जो भी हो, अगर मुझसे गलती होगी तो उसके लिए सॉरी, बट थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। अब है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? चरण कमल का अर्थ पूछा जा रहा है। कमल के फूल पर पैर, कमल के फूल जैसे पैर, पैर और कमल का फूल, पैरों पर कमल के फूल। तो यहाँ पर क्या हो जाए? कमल के फूल जैसे पैर, कमल के फूल जैसे पैर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है? खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? अब खिचड़ी शब्द किस प्रकार का है? देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। तो जो खिचड़ी शब्द है वह हमारा देशज शब्द है। कैसा है? देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? अब हमें यह देखना है कि कौन सा विकल्प है जिसमें त्रुटि ना हो। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। तो हमें क्या बताना था? शुद्ध वाक्य बताना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? देखिए रसों की संख्या, रस आपने पढ़ रखा होगा और नहीं पढ़ रखा होगा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, किसी न किसी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ से जो भी आपको थ्योरी पढ़ाई गई हो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार 9, 8, 11, 10। तो भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? 8 रस हैं। भरत मुनि ने 8 रसों को माना है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ अलंकार होता है। देखिए आपको परिभाषा ही दे दिया गया है और परिभाषा को अगर याद होगी परिभाषा आपको, तो आप आंसर कर पाएंगे। तो क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? देखिए जब छंद हम पढ़ते हैं तो वहाँ ठहरना पड़ता है। उस ठहरने को गति कहते हैं, यति कहते हैं, या तुक कहते हैं, लय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे यति कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो हैं कहानीकार कौन से हैं? चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो आप सभी ने देखा है किसको? प्रेमचंद को। प्रेमचंद की कहानियाँ भी आपने बहुत सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। कौन से? जैसे ईदगाह। ईदगाह हमने बचपन में ही कक्षा 5-6 की पुस्तक में थी तो वहीं पढ़ लिया था। और उनकी रचनाएं जैसे ईदगाह थे, बड़े भाई साहब, शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी हैं? बड़े भाई साहब किसकी है? प्रेमचंद की है। शतरंज के खिलाड़ी किसकी है? प्रेमचंद की है। तो फिर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 प्रेमचंद हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को। जन्मेजय
जन्मेजय का नाग यज्ञ की रचना किसने की है? सेठ गोविंददास जी ने, जयशंकर प्रसाद ने, या लक्ष्मी नारायण लाल ने, या गोविंद वल्लभ पंत ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह आपको देखना है। तो जयशंकर प्रसाद की ये रचना हो जाएगी क्या, जन्मेजय का नागयज्ञ, इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने की है। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है। बस आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।